तुम्हें क्या लेके आना, तुम्हें कुछ नहीं लेके आना। तुम्हें पहले मैं समझाऊंगा ना करना क्या है। तो लैब ना ऐसे कंडक्ट नहीं करेंगे कि बस कुछ भी कर लो ना, प्रॉपर सीखेंगे। जब थ्योरी सीख रहे हैं ना, प्रॉपरली सीखेंगे वो चीज़ हम कर क्या है और फिर आपको करने को दिया जाएगा, है ना। मैंने इधर सेटअप भी एक्स्ट्रा मंगा लिए, कल आ गया सामान। मुझे लास्ट टाइम तक कम सेटअप थे, इस बार ज़्यादा मंगा लिए। सेकंड होगा कल कर लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। स्वास्तिक तुम जाने पर रिसेप्शन पे जो वो है ना काउंटर, उसका वो बोलना, उसके अंदर ना इसका स्टाइलस रखा हुआ है। बोलो भी करेंगे तो बैठा हो तो उससे बोल देंगे नहीं कुछ यार। ओके तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ऐसा है देखो, कुछ बच्चे तो बेसिकली आज ही क्लास है। क्या नाम है आपका? साक्षी। आपका? श्योर। अर्षित के ब्रदर। ठीक है। देखिए गाइस, ऐसा है कि हम लोगों ने ना चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करा हुआ है और करने को तो इसमें भी मैंने काफी सारी चीजें करी हुई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उस पॉइंट पे जहाँ से चैप्टर समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आ रहा है ना। लेकिन थोड़ा बहुत तो है कि हम चैप्टर के कहीं ना कहीं 20-25% चैप्टर खत्म हो चुका है, वहाँ से इस पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। बाकी बच्चे जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सो थोड़ा बहुत दिक्कत जहाँ पर लगेगा मैं बता दूंगा, उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये मान के चलो कि 9th क्लास जैसे ही कुछ चल रहा है, 9th क्लास के अंदर मॉडल्स ऑफ एटम्स पढ़े हुए ना, कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से रखे गए है ना। हमें आज तो पता है कि प्रोटॉन बिल्कुल छोटे से जगह में है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये बात भी तो पता लगी होगी ना, तो उससे पहले बहुत से मिथ बने हुए थे कि भैया ऐसा हो सकता है, एटम ऐसा हो सकता है। जैसे कि भैया ये था जे थॉमसन मॉडल ना, जिसमें बोला था पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज भी पूरे में फैला हुआ है, इस तरीके से। तो ये सिखाया गया था आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर, वैसे है। तो हमने थॉमसन मॉडल सीखा है, हमने रदरफोर्ड मॉडल सीखा है जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। ये सब क्लास में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बाद में बैकअप में हो जाएगा। इसके बाद लेकिन जो सबसे जरूरी मॉडल स्टार्ट होता है वो होता है बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। ये मान के चलिएगा, मैंने आपको जो मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगा लीजिए अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी ना तो आपको अगली 2 क्लासेस समझ में आने वाली नहीं है ना, क्योंकि आज की क्लास से बड़ा रिलेटेबल है अगली 2 क्लासेस। तो इसलिए मैंने बोला था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, यहाँ से आपको स्टार्ट करना, नए बच्चों को भी और पुराने बच्चों को तो आता ही है चीज ना। सो बोर मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा गया, बस आप इतना समझिए कि बोर ये कह रहे थे कि किसी भी एटम के अंदर, इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, एंड दीस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उनका ये कहना था कि भैया एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और एक सर्कुलर पाथ को वो नाम देते हैं किसका, बोलो, ऑर्बिट्स का, है ना। अब एक ऑर्बिट हो सकता है, दूसरा ऑर्बिट हो सकता है, तीसरा ऑर्बिट हो सकता है ना। अब इन ऑर्बिट्स के उन्होंने पहले रेडियस के बारे में समझाना शुरू किया कि हर ऑर्बिट का रेडियस बोलो क्या होगा, अलग अलग। जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे उनको पता है रेडियस कैसे निकलता है, कुछ एक फॉर्मूला सिखाया बस, 52.9 n² - पिकोमीटर। पिकोमीटर की टेंशन लेनी नहीं है, ये मैं तुम्हें बस वर्बली बता रहा हूँ, बाद में देखना इसको। 1 पिकोमीटर जो होता है 10 की पावर -12 मीटर्स होता है, मतलब कि 10 की पावर -12 है, 1 10 की पावर 12, यानी ये भी बोल सकता हूँ 0.00000 है ना, इतने सारे 0 1 मीटर। तो 1 पिकोमीटर इतना होता है। तो मान लो कि आंसर किसी का आ गया, किसी का रेडियस कितना आ गया, किसी का रेडियस आ गया 5 पिकोमीटर, कितना आ गया 5 पिकोमीटर। तो उसका मतलब है 5 × 10 की पावर -12 मीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर का मतलब इतना होता है। तो 5 पिकोमीटर का मतलब 5 × 10 की पावर -12 मीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर में इतना तो 5 में इतना है, इसकी गुना कर दिया, मतलब 0.000। अब होता है कैसे, क्यों बनाते हैं, अरे ऐसा लिखना बढ़िया नहीं लगता ना बच्चों आंसर को, तो हमने उसके लिए टेक्निक बना दी कि भैया आप ना 1 पिकोमीटर इतनी वैल्यू को मान लो, अगर आंसर मेरा 7 पिकोमीटर आया, 8 पिकोमीटर आया, तो उसके हिसाब से मेरे को अंदाजा लग जाएगा रेडियस कितना होने वाला है। सो आप लोग जो नए बच्चे जिन्होंने क्लास अभी तक अटेंड नहीं करी वाली, बस कितना ही समझ लीजिए, n यहाँ पर दिखाता है ऑर्बिट नंबर को और z दिखाता है एटॉमिक नंबर को। जैसे कि ऑर्बिट नंबर क्या, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, उसके अकॉर्डिंग n पुट करेंगे। अब हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर पुट करेंगे। क्लियर? जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में बस 2 से 3 मिनट का रिकैप है बच्चों आप लोगों का भी, और बाद में फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट का n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और हाइड्रोजन का एटॉमिक जेड भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो Nb1 Zb1, अब Nb1 रखो Zb1 रखो, आंसर आएगा 52.9 पिकोमीटर। मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है 52.9 मीटर्स नहीं है, पिकोमीटर्स है। मतलब बहुत छोटा वैल्यू होता है ये 52.9 पिकोमीटर का मतलब है इतना मीटर, और ये बहुत छोटा है। क्यों भाई? क्योंकि अगर 10 की पावर 12 नीचे आएगा तो ये नंबर डिवाइड होकर 0.00000 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ना। सो वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। लेकिन यहीं पर जब मैंने फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम का कैलकुलेट करा तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए क्या होगा, n तो 1 होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट है, लेकिन एटॉमिक नंबर बोलो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n को तो मैंने 1 रखा लेकिन z को 2 रखा, n को 1 रखा z को 2 रखा, सॉल्व करा 52.9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 26.45 पिकोमीटर्स। तो आपको दिखता है कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है और हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है। किसका ऑर्बिट का रेडियस छोटा है? हीलियम का। और क्या कारण है इसका कि हीलियम का रेडियस छोटा है? बताओ जरा, सोच के बताओ क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हीलियम में प्रोटॉन्स की संख्या बोलो क्या है ज्यादा है, कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोटॉन्स होने के कारण उसका अट्रैक्शन भी अपने ऑर्बिट से बोलो क्या होगा ज्यादा होगा तो ऑर्बिट क्या होगा छोटा होगा। ऑर्बिट क्या होगा? तो इसका इतने का, इसका इतने का। अब देखो ये ज्यादा मैं और बात नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर क्योंकि हमने पूरा टॉपिक एक घंटे पूरा इसके काफी सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, लेकिन आपको आज वाले टॉपिक से बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को कि भैया 2 बातें याद रखिए, चाहे वो बच्चे जो रेगुलर आ रहे थे वो या जो आज से नए हैं वो, 2 बातें याद रखो। पहली बात याद करो कि बोर मॉडल ने क्या बोला है। बोर मॉडल ने कहा है कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एंड दीस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स एंड देयर मे बी अ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं एक एटम के अंदर एंड दीस ऑर्बिट्स हैव सम रेडियस। इन ऑर्बिट्स का बोलो अपना क्या होता है रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट का अलग रेडियस होगा, सेकंड ऑर्बिट का अलग होगा, थर्ड ऑर्बिट का अलग होगा। अब बताओ हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट का निकालना क्या करोगे? तो z तो 1 ही रखोगे, n को कितना रख दोगे 2 रख दोगे। हीलियम की सेकंड ऑर्बिट का निकालना हो तो n को 2 रखोगे, हीलियम के लिए z को 2 रखोगे। ऑक्सीजन की सेकंड ऑर्बिट का निकालना या मान लो ऑक्सीजन की फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना हो तो n को 1 रखोगे और ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर कितना रखोगे 8 रखोगे। सो फ्रॉम दिस फार्मूला, बस ये पिकोमीटर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे पिकोमीटर कुछ नहीं है, जैसे मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे यूनिट डिस्टेंस का पिकोमीटर ना, और एक पिकोमीटर बराबर बस कितना मीटर्स होता है। अगर आपको लगे देखो पिकोमीटर में नहीं लिखना, जस्ट कन्वर्ट दैट पिकोमीटर इनटू द सिंपल मीटर्स ना। हाउ यू कन्वर्ट 5 पिकोमीटर को क्या लिखोगे बोलो 5 गुना में 10 की पावर -12। सो 10 की पावर -12 से डिवाइड कर दो, है ना, 0.00 कर सकते हो मीटर में करना चाहो तो। बस मेरा एक कहना है कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। क्या मैंने सही कहा? किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का बोलो क्या निकाल सकते हो रेडियस। क्योंकि जब मैं बोलूंगा किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का तो किसी भी ऑर्बिट में n पता लग जाता है और किसी भी एटम के थ्रू z पता लग जाता है। दिस इज फाइन। तो आप किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का बोलो क्या निकाल सकते हो रेडियस निकाल सकते हो। चलो मैं बोलूं आपको, मुझे सोडियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताना, मतलब क्या वैल्यू पुट करोगे सोडियम का थर्ड, तो n कितना आएगा 3, तो ऑर्बिट नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर कितना है 11, है ना। सॉल्व कर लेंगे पिकोमीटर से आ जाएगा। तो वो रेडियस है सोडियम के थर्ड ऑर्बिट का, सेकंड का भी आ सकता है, उसके फर्स्ट का भी आ सकता है। तो गाइस अभी तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, आप सभी बच्चों को दोबारा से रिवाइज करोगे और आपने बच्चों को थोड़ा बहुत टॉपिक रिवाइज करोगे, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ से आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत जरूरी है बच्चों। अब ये का टॉपिक क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना ना बोर मॉडल बहुत बड़ा है, ये बोर मॉडल का पार्ट है। अब चलो एक बात बताओ जतिन, तुम्हें बता दो, मेरी बात सुनो। जैसे न्यूक्लियस है, अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या लगता है कि सबके पास एक जितनी एनर्जी से वो घूम रहे होते होंगे, है ना? ऐसा भी लगता है ना सबके पास एनर्जी क्या होती होगी, अलग अलग होती होगी, पक्का अलग अलग होती होगी। कोई ना कोई न्यूक्लियस की पकड़ में ज्यादा है और थोड़ा सा कोई न्यूक्लियस की पकड़ से कम है। अच्छा क्या लगता है किसकी एनर्जी ज्यादा होती होगी, किसकी एनर्जी कम होती है? सोच के जिसके जो पास में उसकी कम होती है, जो पास में उसकी कम होती होगी, जो पास में उसकी ज्यादा होती होगी, दूर उसकी कम होती होगी, हैं? ऐसा लगता है पक्का। चलो कोई नहीं, देखते हैं चीज। तो इन्होंने अब जो नया कंसेप्ट लाने वाले हैं, क्या कराने वाले कि एक बात तो सबको समझ में आ गई, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। फिक्स सर्कुलर पाथ बोलो क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स का अपना बोलो क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। इन ऑर्बिट्स का अपना बोलो क्या होता है, रेडियस होता है। तो वो रेडियस का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इन ऑर्बिट्स में चल रही इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक एनर्जी होती है और सबकी एनर्जी जैसी फर्स्ट ऑर्बिट में है वो अलग एनर्जी से घूम रहा है, सेकंड ऑर्बिट में वो अलग एनर्जी से घूम रहा है, थर्ड ऑर्बिट में जो है अलग एनर्जी से घूम रहा है। तो वो एनर्जी कितनी होगी? अच्छा ड्राइव पे फोकस नहीं करना, ड्राइव नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है, फिजिक्स में इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हमें ड्राइव नहीं देखने होते, ठीक है। तो मतलब सीधा फॉर्मूले पे रिजल्ट पे लेके चलता हूं बच्चों। तो ध्यान रखना है, एक सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट का, आप समझेंगे उसको,
आंसर आया माइनस का 13.6 z स्क्वायर बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये फॉर्मूला ना तुम्हारे को एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग मिलेगा, हो सकता है स्कूल के टीचर से थोड़ा सा अलग मिले, लेकिन काम हमारा वही होगा, लेकिन इससे बहुत आसान रहेगा। समझा दूं क्या चीज है। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए z का एटॉमिक नंबर है, n ऑर्बिट नंबर है, और जो ev है ना बच्चों, ये ev बेसिकली ev है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है। देखिए बच्चों, जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, पिकोमीटर भी होती है, नैनोमीटर भी, बहुत सारी यूनिट होती है ना। टाइम की भी या सेकंड भी होती है, मिनट भी होती है, आवर भी होती है। वैसे ही एनर्जी की भी यूनिट जूल भी होती है, कैलोरीज भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है जूल एनर्जी की ना। तो एनर्जी की वन ऑफ द यूनिट है। लेकिन आप कहेंगे सर मैं तो सबसे ज्यादा फैमिली जूल में हूं सर, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा काम किस पे करा है, जूल पे करा है। आपने टाइम में सबसे ज्यादा फैमिली में सेकंड पे हूं सर, है ना। कहते हैं ना आप लोग डिस्टेंस में सबसे ज्यादा फैमिलियर मीटर पे हो। तो यार एक बात बताओ, जब डिस्टेंस में आप लोग मीटर पे फैमिलियर है, तो क्या तुम लोगों को नहीं सिखाएगा कि किलोमीटर में हो तो मीटर में कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस। यही तो सिखाएगा ना आप लोगों को कि अगर आप सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड कर दो, मीटर में आ जाओगे। सिखाया ना तरीका। वैसे ही बोला कि आवर में हो तो 60 × 60 कर दो, सेकंड में आ जाओगे। मिनट में हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर सेकंड में आ जाओगे। तो कुछ नहीं करना होता कि यूनिट्स हैं अलग-अलग, बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए इनका कि वो उससे दूसरे में आएगा कैसे ना। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बात बता देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, बस इसका रीजन ही बताऊंगा कि मैं फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके ही क्यों चल रहा हूं, क्या कारण है। तो मुझे तुम एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तुम पिकोमीटर में लेके ही क्यों चले। कौन बचा जाएगा कि लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने पिकोमीटर में क्यों नहीं लिया, मीटर में क्यों नहीं लिया। क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू थी। किसी का रेडियस ना ऐसा था बार-बार, किसी का रेडियस बार-बार ऐसा था 0.000000 ऐसे रेडियस आ रहे थे, किसी का 5 आ रहा था, है ना, मीटर में किसी के पीछे 7 आ रहा था, किसी के पीछे 4 आ रहा था। यार इतना ऐसा अजीब सा नंबर लगेगा मीटर में लिखने को, वैल्यू बहुत छोटी मीटर में। अगर मुझे बताओ ना, मुझे इस पेन की टिप की अगर वो नापनी हो, डिस्टेंस नापनी हो, इसकी निप जो आगे लगी हो कितनी वो है, तो क्या मीटर में नापूंगा, मीटर में नहीं नापूंगा, इसमें नापूंगा मिलीमीटर में नापूंगा, इसमें नापूंगा मिलीमीटर, छोटी यूनिट का इस्तेमाल करूंगा। हाँ मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं मिलीमीटर को मैं, कि वो 1 mm है तो मैं कर सकता हूं 10 की पावर -3 मीटर, मतलब 0.001 मीटर कर सकता हूं, मेरा काम है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे को कब कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ से पंजाब की दूरी नापनी है तो कोई मिलीमीटर में नहीं नापेगा, मीटर में भी नहीं नापेगा, उसको किलोमीटर में नापेगा। इसमें नापेगा बोलो। तो हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से यूनिट चूज करते हैं, और छोटी चीज छोटी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, बड़ी चीज तो बड़ी यूनिट। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम एनर्जी होती है, तो हमने छोटी यूनिट का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और कितने बराबर होता है सुन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे समझ में आने लगेंगी चीजें। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। अब समझने की कोशिश करना है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। अब ये वैल्यू अगर तुम एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो मैं एग्जैक्ट में दिखा देता हूं। देखो 1.6, अब 10 की पावर -19 है तो नीचे बोलो क्या आएगा, 10 की पावर 19। लिखो मत बच्चों, समझने में फोकस करो जितना ज्यादा से समझ सकते हो। अब ये 1 पॉइंट डालो 10 की पावर 20 हो जाएगा। अरे क्या मतलब है नीचे मतलब 20 जीरो है, कितनी जीरो बोलो 20। अगर 20 जीरो है तो बोलूंगा ना 0.0000000 ऐसे करके 18 बार आएगा, लास्ट में 16 लगा दो, क्या लगा देगा बोलो 16। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं ना कहीं इतने जूल्स के बराबर होता है। अब सोचो किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती तो जूल में कितना गंदा नंबर लग रहा है। और अगर इतने को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लिखूं बोलो 1, लिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, समझो मेरी बात को। किसी के पास एनर्जी होती 0.00000 लास्ट में 32 होता, कितना तो बोलो 32 जूल। लेकिन ये बड़ा गंदा लग रहा है, इतना बड़ा नंबर सा, है ना। लेकिन उसी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बोलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दुगना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो गाइस हमने यूनिट्स अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करी है। Is this fine? नहीं आ रही बात समझ, है ना। जब दुकान पे गोल्ड लेने जाते हैं तो वो किलो में बात करता है क्या, ग्राम में बात करता है, 5 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम, पता कॉस्ट नहीं, तो सहूलियत के हिसाब से बात कर रहे हैं। बोले 1 किलो गोल्ड, दुकान पे बोले कितने रुपए किलो है, कहेगा भैया 2 करोड़ रुपए किलो, है ना। अब कोई नॉर्मल आदमी कैसे भी आदमी उठ के चलते वहां से 2 करोड़ रुपए सुनते 2 करोड़ रुपए नहीं, लेकिन वो तो 5000 रुपए ग्राम, तो कितना सामने 5000 ग्राम गोल्ड के लेंगे, हां 5000 ग्राम। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से नंबर्स को इस्तेमाल किया गया। क्लियर है कि नहीं है उसमें, है ना। चीनी बताएंगे किलो में बताएंगे 40 रुपए किलो। अब सोचो किसी ने अगर चीनी का प्राइस अगर ग्राम के हिसाब से बताना शुरू कर दिया फिर बड़ा लॉस हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बात समझ, है ना। सो आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि जो यूनिट्स है ना ये हमने बस अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करी है। बस हमें एक यूनिट का दूसरी यूनिट में कन्वर्जन पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो मुझे बताओ अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल भी लो तो क्या दिक्कत है, जूल में करना चाहेंगे तो कर लेंगे ना। हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 × 10 की पावर -19 जूल, है ना। तो मुझे बोलेंगे मेरा आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा किसी का, सो 5 इंटू में कर दूंगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगा जूल में। क्या दिक्कत है भाई, जूल में जानते जूल में कर लो। लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला जूल का नहीं प्रेफर करता किसी बच्चे को भी, क्योंकि फॉर्मूला जूल में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मूला जूल में ये है 2.18 × 10 की पावर -18 ऐसे करके कुछ दिया हुआ, वैल्यू बहुत छोटा सा,
है ना, अजीब सा एटम की पावर -18। चिंता मत करिए, मैं वो भी सिखा दूंगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन आपको काम इससे करना है जिससे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है सब बच्चों को, एनर्जी का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला जो है ये कैसे काम करता है, क्या चीज़ है, एक बार थोड़ा सा इलैबोरेट करना है ना, देखते हैं इस चीज़ को, समझते हैं। नेगेटिव क्या कर रहा है ना, एक टेंशन तो ये भी है कि नेगेटिव का क्या मतलब है सर ना, तो आज तो मैं नेगेटिव का मतलब बताएंगे और इस नेगेटिव के मतलब को इतने अच्छे से दिमाग में फिट करना कि जब जब साइंस में नेगेटिव आएगा ना तो इस मतलब के अलावा कोई मतलब बनेगा भी नहीं। मैं तुम्हें सीधा नेगेटिव का मतलब आज ही समझा दूंगा, चाहे कितनी मर्जी साइंस पढ़ लेना, वो एक ही तरीके से काम करेगा एनर्जी के केस में, ठीक है। सो बोर्ड पे समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट। चलो मुझे बताना सब बच्चे, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना रखोगे 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना रखोगे 1, सही है, ये तो सिंपल है ना, n और z है ना। सो एनर्जी कितना आएगा उसके फर्स्ट ऑर्बिट का। गाइस एक्चुअली आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द रेडियस ना, रेडियस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, रेडियस तो निकालना आ चुका है, अब मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, बोलो क्या एनर्जी। सो एनर्जी कितनी आएगी फोकस करेंगे, सो बोलेंगे -13.6 z स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर y भी m स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, तो दिक्कत है, एंड eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे समझते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करिए क्या चीज है ये, माइनस क्यों आ रही है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगले 5 मिनट आपको बने रहना है, लेकिन माइनस का मतलब समझना है। सो E1 आ रहा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रखता है। ये नेगेटिव एनर्जी क्या चीज है उसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। अभी नेगेटिव एनर्जी का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए नेगेटिव एनर्जी ना बच्चों कहीं पर भी आपको दिखे, थ्रू आउट द साइंस, फिजिक्स में दिखे, केमिस्ट्री में दिखे, कहीं भी दिखे, आगे भी आप नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमेशा बाउंडेशन समझेंगे। क्या समझेंगे हमेशा? बाउंडेशन। और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें ये बाउंडेशन को कैसे इंडिकेट करती है, ठीक है। चिंता नहीं करनी इस बात की, तो वो वाली बात मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो एक बार 1 मिनट रुको, एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब बोलो क्या, मैंने बोला बाउंडेशन बोला, क्या बोला मैंने? बाउंडेशन। पहले मैं छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं यहां पर एटम्स के रिस्पेक्ट में उसको बात लेने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि कोरोना टाइम चल रहा है ना, और ऐसा करते हैं, 2 बच्चे ले लेते हैं अपनी क्लास के, एक ले लेते हैं स्वास्तिक, एक ले लेते हैं जतिन, ठीक है। तो 2 बच्चे ले लेते हैं स्वास्तिक, जतिन, कोरोना टाइम चल रहा है, अभी बाहर निकल जाते बिना मास्क के, अब बिना मास्क के निकल जाते, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं है ना, और पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं। अब पुलिस वाले जब इनको पकड़ते हैं तो स्वास्तिक के ऊपर एक फाइन लगाते हैं, 500 रुपए का फाइन, कि भैया तुम्हारे 500 रुपए का फाइन लगेगा कि तुम्हारे पास मास्क नहीं है ना। तो अब स्वास्तिक के पास मान लेते कुछ भी नहीं है, तो स्वास्तिक को क्या करेंगे भाई, कहेंगे तुम थाने चलो, तुम्हें बंद कर देंगे, है ना, सलाखों के पीछे डाल देंगे, 500 रुपए का फाइन। अब समझने की कोशिश करते हैं, 500 रुपए का स्वास्तिक पे फाइन लगा और उसको पुलिस वालों ने जब्त कर लिया कि भाई 500 रुपए जब तक नहीं दोगे तब तक हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हें तो चुप नहीं करेंगे। और स्वास्तिक के पास मान के चलते कि कुछ भी नहीं है उसमें, है ना, समझने की कोशिश करते। तो मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूं कि स्वास्तिक से अगर उसकी स्टेट पूछी जाएगी कि तुम्हारी स्टेट क्या है, समझते हैं बच्चों कि किस स्टेट में है, अभी इसकी स्टेट ये किसके पास है तो कुछ नहीं, है ना, और अभी इसको किसी के 500 रुपए देने, किसी के 500 रुपए इसको बोलो क्या करने, देने। मान लो कि उसी वक्त इस दोस्त का फोन आ जाए इसके पास और बोले कि यार कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे देगा, तो ये क्या बोलेगा, अरे पैसे की तो छोड़, मैं तो खुद माइनस में चल रहा हूँ, क्या बोलेगा, मैं तो खुद कुछ ये टाइम बोलेगा ना, अरे यार मैं तो ऑलरेडी माइनस में चल रहा हूँ, है कुछ नहीं, देना और है किसी का 500 रुपए, समझने की कोशिश करना है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जिसमें मतलब है कि मेरे को डाल दीजिए में, तो मैं ये बोलूंगा इसकी स्टेट -500 रुपए, कितने रुपए बोलो, -500। उसको इस एग्जांपल से कैसे रिलेट करना है थोड़ी देर में समझ आएगी, 2 चीजें बस सुनते रहना एग्जांपल। तो ये बोलेगा -500 की स्टेट में सर मैं हूं, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये कि कोई अगर आके इसको 500 रुपए दे दे, है ना, घर वाले के दोस्त आके इसको बोलो क्या दे दे, 500 रुपए दे दे, कोई 500 रुपए दे दे इसको, तो बेसिकली -500 जमा 500 कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब ये हो जाएगा कि ये किसी से भी बाउंड नहीं है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, -500 का मतलब है कि ये बाउंड हो गया किसी से। नेगेटिव एनर्जी का हमेशा से मतलब बोलो क्या रहेगा, बाउंडेशन। और उतना ही अगर किसी इसको पॉजिटिव में मिल जाए, उतना ही एनर्जी बोलो पॉजिटिव में मिल जाए, तो बोलो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन समझने की कोशिश और करते हैं, जतिन का क्या रोल है यहाँ पर, तो जतिन का भी कुछ ना कुछ तो रोल होगा। अब जतिन जो था वो पुलिस वालों से खड़ी है ना, ये मैं तो नहीं लगाता मास्क, है ना, मैं तो नहीं लगाता। अब जतिन पुलिस वालों से खड़ा तो उसके ऊपर एक और जुर्माना लगा और जतिन को भी पीछे डाला गया और जतिन के ऊपर क्या करा गया, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं किसी रीजन से ले रहा हूं। अब जतिन ने क्या करा, पकड़ना नहीं इसको रिजल्ट ऐसा दारा, ठीक है। सो ये बेसिकली जतिन जो है, जतिन के ऊपर जो फाइन लगा बेसिकली वो ज्यादा बड़ा लगा, है ना। जतिन के ऊपर फाइन लगा 2000 रुपए का। तो बताओ जरा कौन ज्यादा माइनस में, बोलो जतिन 2000 माइनस में है। अब समझने की कोशिश करना,
क्या 500 रुपए देके जतिन फ्री हो पाएगा? क्या 1000 देके जतिन फ्री कर पाएगा? जतिन को कितने रुपए की जरूरत है कि जतिन यहाँ से बोलो फ्री हो जाए? बताओ जरा। 2000 रुपए की। अगर कोई 2000 रुपए जब तक जतिन को लाके नहीं देगा जब तक जतिन फ्री नहीं होगा। इसका मतलब मुझे बताइए किसी चीज को मेरे को 500 की एनर्जी लगा के छीन पा रहा हूं, फ्री करा पा रहा हूं, और किसी पे 2000 की एनर्जी लगा के फ्री कर पा रहा हूं, तो ज्यादा बाउंड कौन सी? 2000 वाली। समझने की कोशिश करना, ज्यादा बाउंड कौन सी बोलो? 2000 वाली। देखिए ज्यादा नेगेटिव का हमेशा से मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि वो ज्यादा बाउंड है, कम नेगेटिव का मतलब कम बाउंड है, और कम नेगेटिव का मतलब 100 रुपए माइनस है तो बोलो और कम बाउंड है, 100 रुपए देते ही फ्री हो जाएगा। सोचो ना कि मैं कम ताकत लगा के 100 रुपए देके ऐसे फ्री करा लूं किसी चीज को, उसका मतलब कम फाउंडेशन है, और किसी को खींचने में को बहुत ज्यादा लगा तो बोलो क्या है? बोलो ज्यादा फाउंडेशन है। इसको समझने के लिए मैं अब एग्जांपल्स में लेके आता हूं, अभी एग्जांपल्स में लेके आता हूं, फोकस करने इस बात को। हाइड्रोजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका फाउंडेशन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। कितने का बोलो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक काम करते हैं बच्चों, हीलियम का भी निकाल के देखते हैं। एक काम करते हैं, हीलियम का भी निकालते हैं। सो मैं यहां पर निकालता हूं फॉर हीलियम फर्स्ट एटम, सॉरी फॉर हीलियम फर्स्ट ऑर्बिट। सब बच्चों को बस बोर्ड पे ध्यान से देखते चल रहे हैं, टॉपिक एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन 10 से 5 मिनट बाद तुम्हें क्लियर होने लगेंगी चीजें क्या चीज है। सो हीलियम का बच्चों Z2 है और फर्स्ट ऑर्बिट का N1 है। क्या मैंने सही लिखा है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा और ऑर्बिट नंबर दूसरा फर्स्ट ही है। उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं। जरा बच्चों बोर्ड पे बताओ जरा कितना वैल्यू आना चाहिए? -27 तो एनर्जी आएगा माइनस का 13.6, जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब ये -13.6 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा? 13 चौक 52 और ये आ जाएगा 54.4। कितना माइनस में है? कितना माइनस में है? -54.4। अब आप बस मुझे इतना बताने की कोशिश करना कि इसका इलेक्ट्रॉन -13.6 और इसका इलेक्ट्रॉन -54.4, किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ? हीलियम का। और आपको लॉजिकली भी ऐसा लगता है कि हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा बाउंड रखता होगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे ना बाउंडेशन उतनी बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए Z के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है कि हायर द Z मतलब हायर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हायर विल बी द नेगेटिव वैल्यू ना, उतना ही ज्यादा बोलो क्या हो जाएगा? बाउंडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? बाउंडेशन। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अगर हाइड्रोजन का मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री कराना है, क्या करना है बोलो? फ्री। देखो बाउंडेशन है, स्वास्थ्य बाउंडेशन है, लेकिन अगर मुझे फ्री कराना है तो मैं कितनी एनर्जी देके फ्री करा सकता हूं? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो बोलो फ्री हो जाएगा। स्वास्थ्य नहीं आ रहा समझ में? लेकिन क्या मैं इसको 13.6 की एनर्जी देके फ्री करा सकता हूं? इसके बाद बाउंडेशन है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये नहीं फ्री हो सकता जब तक इसको कितना ना मिले? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में ना मिले। इसको समझना -500 और 2000 की तरह नहीं आया इसमें। और मैं इसको और थोड़ा क्लियर करूंगा, अभी तुम पूरी बातें सुनते चलो, थोड़ी देर बाद मैं इन्फिनिटी वाला बताऊंगा तो उसके बाद ये और क्लैरिटी लाएगा। तो आपको बस अभी ये समझना है कि जो मैं एनर्जी लिख रहा हूं ना, पहली बात सबके फॉर्म में नेगेटिव में लिख रहा हूं। पहला क्लिक करते दिमाग में चीजें, पहली चीज है नेगेटिव में फॉर्मूला क्यों है? नेगेटिव में सिर्फ इसलिए है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से बोलो क्या है? बाउंड है। क्या है बोलो? और बाउंडेशन है तो पक्का कौन सी एनर्जी आएगी बोलो? नेगेटिव। ये बताती है कि भैया नेगेटिव एनर्जी का मतलब बाउंडेशन होता है, कोई उतनी ही पॉजिटिव दे देगा तो बोलो क्या हो जाएगा? फ्री। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है कि उतनी ही पॉजिटिव देगा तो फ्री होगा? मैं इसको भी क्लियर करता हूं, लेकिन आपको बस पहले इतना बताओ नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? बाउंडेशन। क्या होता है बोलो? और मैंने भी एनर्जी निकाल ली है। अभी मैं और मुद्दों पे आता हूं, और मुद्दे सुनते चलना यहां से। बच्चों एक काम करते हैं, ये हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड। अब कुछ बच्चे सवाल खड़ा करेंगे सर सेकंड ऑर्बिट तो हाइड्रोजन का होता है, लेकिन ये बात मैं तुमसे कल नहीं कर रहा। क्या मैंने कल की कल तुमसे बात या नहीं? यस सर, खाली होते हैं। हां यस सर, समझते हैं इस बात को? बेकार पड़े होते हैं। हां बेकार में भाई बेकार सड़ा दे उनको। क्या चीज? सर कह रहे बेकार पड़े होते हैं। एक काम करते हैं, अभी रुको बताते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हैं, थोड़ा सा सामान साइड करते हैं। सर जो फिर एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी सेम एनर्जी है? सबके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग होगी ना बच्चे। अच्छा, इसके फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, उसके फर्स्ट ऑर्बिट की -54.4। हां हीलियम में एक फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उनकी सेम है ना, उनकी सेम हो। लेकिन उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, शायद मैंने तुमसे लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि इसके मॉडल में एक कमी थी कि वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स पे काम कर पा रहा था ना, तो मैं वाला पॉइंट लाऊंगा लास्ट में। अभी उस वाले पे गए नहीं है। मुझे तुम लेकिन एक बात बताओ बराबर से, सब बच्चे बोर्ड में सुनना। आप लोगों ने कहा कि सर आप तो एक चीज थोड़ी सी अजीब सी कर रहे हो कि हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिट ले रहे हो। सुनते चलना, यही अजीब चीज तुम्हें कुछ और सिखाने वाले बड़े बड़े। हाइड्रोजन सेकंड ऑर्बिट ले रहे हो और हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इस ऑर्बिट का सेंस क्या है सर? मैं कह रहा हूं इसमें दूसरा ऑर्बिट भी होता है, इसमें तीसरा भी होता है, इसमें चौथा भी होता है, और इसमें थोड़ा सा और आगे चले तो एक इनफाइनाइट ऑर्बिट भी मिलता है। कुछ बहुत अटपटी सी बात है ये तो, है ना? यहाँ पर बोलो दूसरा है तो यहाँ पर तीसरा भी है, और यहाँ पर बोलो क्या है? चौथा भी है, एंड सो ऑन करते करते एक इनफाइनाइट ऑर्बिट भी है।
अब इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो भाई आपने सिर्फ पढ़ा ही इतना था कि हाइड्रोजन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, आपको आगे पढ़ाया नहीं गया। एक्चुअली में होता ये है कि उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन उन ऑर्बिट्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे कि इस मंजिल में कई सारे वो बने हुए, फ्लोर्स बने हुए, और पहले ही फ्लोर पे बस फैमिली रह रही है, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता। समझने की कोशिश करना, कोई भी नहीं रहता। लेकिन कोई अगर वहां नहीं रह रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर एनर्जी नहीं होगी। अभी एनर्जी का क्या मतलब है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये मानो इसका बेसमेंट है, छोड़ दो बेसमेंट वाला पॉइंट हटा देना, ये मानो न्यूक्लियस की तरह है ना। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर है। आप मुझे बताओ अगर पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हो तो कुछ हाइट पे जाती पोटेंशियल एनर्जी बनती है एमजीएच के हिसाब से। मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, तो कोई ये कहा कि जिसने बिल्डिंग तैयार करी ना उसने एक बात कह दी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उसने फर्स्ट पॉइंट पे लिख दिया, फर्स्ट बिल्डिंग की सीढ़ी में लिख दिया कि जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे ना आपका पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बोलो? 100 जूल का। तो मुझे जो फैमिली यहाँ पर रह रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो? 100 जूल की। मैं कुछ कांसेप्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने वाला हूं, डील तो बोर्ड पे अच्छे से सुनिएगा। और सेकंड फ्लोर पे जब उसने क्या करा, भले ही कोई रह नहीं रहा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही सेकंड फ्लोर पे कोई, लेकिन उसने वहां पर एक बड़ा सा स्टिकर लगा दिया जिन्हें चढ़ते वक्त ही इस सेकंड फ्लोर का पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल है। कितना है बोलो? तो भले ही कोई है नहीं, लेकिन इस लेवल का अपना एक एनर्जी है, इस लेवल का अपना एक एनर्जी कि अगर कोई यहां आएगा, अगर कोई यहां तो उसका एनर्जी 200 जूल होगा। अगर ये फैमिली ऊपर चढ़ती होगी ना, अगर सेकंड फ्लोर पे कभी जाती होगी तो उसका एनर्जी कितनी होगी? 200 जूल होगी। कितनी बोलो? 200 जूल। समझने की कोशिश करना। उसने तीसरे फ्लोर पे भी लगा दिया, उसने चौथे फ्लोर पे भी लगा दिया, भले ही वहां कोई नहीं है लेकिन उसने लेवल मार्क कर दिया कि अगर यहां कोई बैठा होगा तो उसके पास कितना एनर्जी होगा। अब मैं समझाता हूं ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सब ऑर्बिट्स है, लेकिन बच्चों सिर्फ बैठा इलेक्ट्रॉन पहले में है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहता है, बोर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डालता है, कहते सेकंड ऑर्बिट के बाद निकाल के देखो, एक बार सेकंड ऑर्बिट की निकाल के देखो, आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो फॉर सेकंड ऑर्बिट, सब बच्चे भाई सेकंड ऑर्बिट इंपॉर्टेंट चीज है। सो n कितना होएगा बच्चों? 2। अब मुझे बता सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, तो माइनस का 13.6 z स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर z तो यार 1 रहेगा, हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। और n स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 2 का स्क्वायर। ढंग से समझना बच्चों, अगर नहीं समझ में आया चिंता मत करना, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी आपको वन टाइम इसको सुनते बहुत अच्छे से रहना है स्वास्थ्य के यहाँ पर। तो मुझे बताओ जरा, माइनस 13.6 डिवाइड बाय 4 आएगा, तो 13.6 डिवाइड बाय 4 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। मुझे तो वैल्यूज याद है, मैं लिख देता हूँ, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलो भाई, अब इसका मतलब समझ लोगे ना, सब खेल समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। कह रहा है यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अगर बैठा है ना, बैठा नहीं है कह रहे, लेकिन इसका एनर्जी लेवल माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका कितना था बोलो? अरे कहना क्या चाह रहा है उसको समझो, कि अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका जो बाउंडेशन है वो कितने का है? माइनस 13.6 का। लेकिन भले ही सेकंड ऑर्बिट खाली बैठा है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हो, कितने ऑर्बिट में बोलो? सेकंड ऑर्बिट। तो वहां बाउंडेशन सिर्फ कितने के हिसाब से है? 3.4। ज्यादा बाउंड है कम बाउंड है? बस इतना बताओ। कम बाउंड है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, बाउंडेशन बोलो क्या हो रहा है? कम। वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट कहना चाह रहा है कि अगर वहां पर आए तो एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी कितना होगा? एक काम करते हैं, क्या लगता है बच्चों, जब मैं थर्ड का निकालूंगा तो और कम नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो बोर्ड में समझेंगे बच्चों थर्ड ऑर्बिट का, एक बार सुनते चलेंगे, मैंने बोला ना थोड़ी देर में तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, बस तुम्हें टॉपिक में बने रहने की जरूरत है। तो थर्ड ऑर्बिट का n 3 होएगा, बताओ E3 कितना आएगा? समझ लो, माइनस का 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो z तो हाइड्रोजन का ही आएगा, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो माइनस 13.6 डिवाइड बाय 9 करूंगा, इतना मैथमेटिक्स सबको आता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सो आंसर आएगा, मेरे को तो याद है सारी वैल्यूज, तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार ये क्या हो रहा है? अब जरा बताना जरा, और कम हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या इसका, कि यहाँ बाउंडेशन और कम होगी। मतलब अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो बाउंडेशन 13.6 की, बट अगर वो सेकंड में होता है या नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो सेकंड में हो तो कितना एनर्जी से बाउंडेशन होगा? 3.4। उसको 3.4 दोगे फ्री हो जाएगा, लेकिन इधर बैठा तो कितनी देनी पड़ेगी? 13.6 देनी पड़ेगी। न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा बाउंडेशन उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आयुष नहीं है बस में, हाँ जो कैसे वाली देने पे निकल जाएगी 3. मैं क्लियर, हाँ 13.6 मिलेगी तो फ्री है, बिल्कुल बाहर है। ये 3.4 आ रहा है, कैसे निकल जाएगा? हम तो है नहीं है नहीं वहां पर, लेकिन ये लेवल्स है। मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये कैसे पता लगा होगा कि यहाँ पर कोई लेवल क्रिएट होगा ना, ये वाली बात भी करेंगे। एक बार पहले आप समझ लो चीज। अब मुझे एक बार बता दो फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा, एक बार बस फोर्थ तक काम करेंगे। और फोर्थ ऑर्बिट का बताओ फटाफट से कितना होगा? n4। चलो बोलो, E4 माइनस में 13.6 z का स्क्वायर बाय में 4 का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? 16। अब 13.6 डिवाइड बाय 16 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो दिस विल बी 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। सो कितना आ गया बोलो? अब आपको लग रहा है कि यार ये तो कम कम नेगेटिव होता जा रहा है, कम नेगेटिव मतलब कम कम बाउंडेशन होती जा रही है, तो आपको ये भी लगना चाहिए कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितना होना चाहिए? 0 भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो चलो नहीं लगेगा तो मैं दिखाया दूं कैसे लगेगा। सो एट इनफाइनाइट लेवल, कौन से लेवल बोलो? इनफाइनाइट ऑर्बिट। अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट में मैं चला जाऊं तो मतलब वहां पर n कितना आएगा बच्चों? इन्फिनिटी।
सब बच्चे फोकस करना। n कितना आएगा इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी होगा तो एनर्जी एट इंफिनिटी कितना आएगा, फोकस करना, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय में इंफिनिटी का स्क्वायर। यार एक फेवर चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है। क्या तुम लोगों को पता है कि 1 बाय 0 1 बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी। अरे होता है, तो अगर मैं इंफिनिटी को नीचे ले जाऊं सो 1 बाय इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बोला? अरे किसी भी नंबर को तुमने बहुत बड़े नंबर इंफिनिटी से डिवाइड कर दिया। अरे किसी नंबर को 1 को 1000 से करते हो तो 0.00 बना देता है। 1 लाख से करोगे वो छोटा हो जाएगा, 1 करोड़ से करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इंफिनिटी से करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा, 0। अब जरा मुझे बता दो सब बच्चे कि इंफिनिटी पे 0 कहने का मतलब क्या होगा। इंफिनिटी पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब क्या है, फाउंडेशन नहीं है। बहुत अच्छे से पावर फाउंडेशन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लॉजिकली भी फाउंडेशन होनी नहीं। समझे? और बच्चे की बात सुनो, क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि 13.6 माइनस में है, ये 13.6 लेते ही फ्री हो जाएगा। माइनस 13.6 पे फाउंडेशन है, मैं कह रहा हूं 13.6 लेते ही फ्री हो जाएगा। अगर इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कहां से मिलेगी? अरे यार एटम को तुम हीट कर दो, मिल जाएगी। लाइट गिरा दो उसके ऊपर, मिल जाएगी उसको। तो मैंने बोला वो तो बताऊंगा बाद में कि कैसे मिलती है एनर्जी, वो अगला टॉपिक है हमारा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि माइनस 13.6 वाले को बोलो प्लस 13.6 मिलने पे फ्री क्यों हो रहा है, कौन बच्चा सोच बताएगा? माइनस 13.6 को अगर प्लस 13.6 मिला तो कितना हो गया नेट, बोलो। माइनस 13.6 जमा 13.6 कितना हो गया, 0। 0 कहां होता है बताओ? समझे मेरी बात को? मैं कह रहा हूं 0 एनर्जी ही कहां पर होती है, इंफिनिटी में, मतलब कि वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्री। अब उज्ज्वल वाली बात पे आते हैं। उज्ज्वल वाली बात पे आते हैं जो मेरा अगला टॉपिक है, लेकिन उज्ज्वल ने पहले पूछ लिया, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं उस बात को। अब बात ये है कि अगर उज्ज्वल यहां पर पूरी 13.6 मिले ही ना, पूरी 13.6, सोचो अब बड़ी क्रूशियल चीज आने वाली है। सोचो कि इसको एनर्जी ही मिली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोकस करने देवांशु, इसको एनर्जी मिली 10.2 वोल्ट। मैं कह रहा हूं पूरी 13.6 मिली तो जीरो एनर्जी होगी, मतलब इनफाइनाइट चला गया। लेकिन मान लो मिली ही 10.2 की, जरा बताओ कितना आंसर आएगा, बताना। माइनस 13.6 उसका है, उसको मिला ही 10.2, मिला ही 10.2, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, माइनस 3.4। तो मुझे तो अभी भी नेट एनर्जी माइनस में है, तो क्या फ्री हो गया? फाउंडेशन तो अभी भी है, स्वास्तिक नहीं आ रहा समझ में, फाउंडेशन तो अभी भी होगा। लेकिन अब ये जो फाउंडेशन है समझने की कोशिश करना, पहले माइनस 13.6 था, मैं कह रहा हूं अगर उसको पूरा 13.6 का एनर्जी किसी ने दे दिया सो इट विल फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। जैसे आप बोलते थे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, फ्री हो जाएगा, 13.6 लेने में फ्री हो। कितने बोलो? 13.6। लेकिन अगर 13.6 से कम मिला, लेट इट इज 10.2, तो उसका एनर्जी कितना होगा, माइनस 3.4। कितना होगा बोलो? माइनस 3.4। और जो माइनस 3.4 है कहां होता है बताओ जरा, सेकंड में। तो कहेंगे भैया अभी भी बाउंड तो रहेगा, लेकिन थोड़ा लेस बाउंड हो जाएगा। थोड़ा कैसा हो जाएगा? अब फर्स्ट की बजाय कौन सा ऑर्बिट में बैठने लग जाएगा, सेकंड में बैठने लग जाएगा। सेकंड में घूमेगा, बाउंडेशन थोड़ा कम हो गया होगा। अरे नहीं आया, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सेकंड में भी जा सकते हैं। कब? जब उनको उतना एनर्जी नहीं मिला जितना उनको फ्री होने के लिए बोलो क्या चाहिए था, जरूरत था। अरे नहीं आया समझ में। मैं और बताता हूं, मान लो 13.6 की जगह पूरी 13.6 मिल की फ्री हो गया, 10.2 मिली सेकंड में चला गया। अगर मिली 12 पॉइंट कुछ वैल्यू अगर यहां पर माइनस करोगे ना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो अंदाजा लगा 12.09 का है, 12.09 का। अगर 12.09 मिली, कितनी मिली? 12.09, फोकस करना, 12.09 मिली, तो माइनस 13.6 जमा 12.09, पूरी तो नहीं मिली ना फ्री होने के लिए। अरे यार कोई इसको 500 रुपए की बजाय 500 रुपए के 450 रुपए दे जाए, फ्री तो नहीं करेंगे ना पूरे सारे। हाँ ये कह देंगे कि चलो ठीक है इसको बाहर उठा दो, है ना, 50 रुपए हो रहेंगे तो छोड़ देंगे। तो फाउंडेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फाउंडेशन क्या कर देंगे? अरे नहीं आ रहा समझ में। सो यहाँ पर अगर उसको 12.09 मिला तो उसका एनर्जी हो जाएगा माइनस 1.5। कितना मिलेगा? माइनस 1.5। तो वो कहेंगे कि भैया अब वो थर्ड ऑर्बिट में जाके घूमेगा, जहां पर फाउंडेशन थोड़ा सा क्या है वो लोग कम है। हाँ उसको और 1.5 किसी ने दे दिया तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो सोचो तो सही, आप एक बार कैलकुलेशन करो, छोटी सी बात को दोबारा सुनना। अगर इसको किसी ने 10.2 दिया तो क्या पूरा 13.6 मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो कहां चला गया? 3.4 पे चला गया। कहां चला गया? 3.4 पे। उतना एनर्जी है, और यहां से फ्री होने के लिए 3.4 और चाहिए। 3.4 तो 10.2 पहले मिल गया, 3.4 बाद में मिल गया, टोटल तो वापस से कितना मिल गया? 13.6 मिल गया। आदर्श नहीं है बात समझे? हाँ बोलो। पॉजिटिव नहीं हो सकती, नहीं नेगेटिव भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट में एनर्जी कितना है? 0। अगर तुमने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ले लिया, इसका तो मतलब ये हो गया कि अंदर वालों की एनर्जी ज्यादा है, पर अंदर वाले की एनर्जी कभी भी ज्यादा नहीं होती। मैं इसका एक लॉजिक तुम्हें क्लियर कर देता हूं। साइंस का ये मानना है कि जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो हाई एनर्जी पे होती है। क्या होती है अनस्टेबल एनर्जी से? अब आप मुझे बताना कौन सी चीज, या स्टेबल चीजें लो एनर्जी पे होती है। आप बताओ ना किसके पास अनस्टेबिलिटी होगी? जिसके पास एनर्जी होगी बहुत ज्यादा। अरे इसको ऐसे समझो, जिसका पैसा बहुत ज्यादा है वो वैसे अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है बताओ जरा? क्योंकि उसका पैसा बहुत सारा है, तो वो कुछ खरीदने जाएगा, कभी ये खरीदेगा, कभी वो खरीदेगा, तो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा। पैसा ना हो तो क्या करेंगे? जब पैसा नहीं बैठेंगे, है ना। तो एनर्जी नहीं है तो बोलो क्या है? बोलो स्टेबिलिटी। तो मुझे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। देखो ये एनर्जी बढ़ रही है, अब
तो बढ़ कैसे रही है? अरे ये नेगेटिव में, वो किसमें बोलो, वो पॉजिटिव तो नहीं बेसिकली, लेकिन जीरो की तरफ जा रहा है। अगर आप नंबर लाइन को ड्रॉ करके देखें तो -13.6 पीछे होगा, उसके बाद -3.4 आएगा, फिर -1.5 आएगा, फिर और आगे लास्ट में कितना आएगा? 0। तो ये वाले के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, मतलब सबसे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन इन जगहों पे है, मतलब वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ में ही नहीं है न्यूक्लियस की। तो ये वाली बात जो है ना, मैं अभी बहुत कुछ है बोर मॉडल, मैंने बोला ना बोर मॉडल लगभग 4 से 5 क्लास का टॉपिक है। तो जो तुम्हारे मन में चीजें उठ रही है ना कि सर सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इतना एनर्जी, ये सब आएगा, एक चीज आएगी, मतलब बोर मॉडल की एंडिंग होने पे तुम्हारे दिमाग में ना एक भी डाउट नहीं बचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिलहाल हमें एक बात समझनी पड़ेगी आज की क्लास में, जब लिमिटेड टाइम होता है हमें उसमें वो चीज जरूर समझनी है जो आज की क्लास की है। वो क्या है? मेरे को सर एक चीज निकालनी आती है, मेरे को किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिट की रेडियस तो निकालनी आती थी मुझे, किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या निकालनी आती है? एनर्जी निकालनी है। भले ही मैं इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे उस लेवल की एनर्जी पता है कि अगर यहाँ कभी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका फाउंडेशन कितना होगा, स्वास्तिक नहीं हो रहा भाई। अच्छा एक बात और कर लेते हैं बच्चों, अगर आप सोचेंगे कि सर एक बार हीलियम का और बता दो, तो गाइस मैं पूरी हीलियम की सारी तो नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं हीलियम की इनफाइनाइट लेवल पे तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक बार बताओ कि हीलियम के इनफाइनाइट लेवल पे कितना एनर्जी है? बहुत अच्छी, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट लेवल पे। एक बार बताना जरा, एट इनफाइनाइट लेवल, इनफाइनाइट ऑर्बिट, सब बच्चे बताना इनफाइनाइट ऑर्बिट पे n कितना होएगा? तो मुझे बताओ एनर्जी एट इंफिनिटी कितना होएगा? -13.6। अरे यार z जो मर्जी हो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, किसी भी एटम की बात हो रही हो, नीचे अगर इंफिनिटी का स्क्वायर हुआ ना तो बोलो कितना आंसर आएगा? इसका मतलब इसका भी जो इंफिनिटी पे एनर्जी कितना है बोलो 0। तो मुझे बताओ इसके पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, बैंक इसके पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 54.4 प्लस में चाहिए, तब जाके वो फ्री हो पाएगा। कोई -54 को -54.4 को 0 बनाने के लिए +54.4 देना पड़ेगा, दिस इज फाइन। लेकिन इसके को फ्री कराने के लिए, इसके को 0 करने के लिए कितना चाहिए? मात्र 13.6। सबका इंफिनिटी पे 0 ही है, सब बच्चे का 0 है, सबका इंफिनिटी बोलो कितना है? 0 है। आप करके देखिए जो भी नंबर इंफिनिटी डिवाइड होगा एट इनफाइनाइट लेवल, E एट इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, वो तो 0 ही आनी, लेकिन अंदर सबका अलग है, अंदर सबका माइनस अलग है, किसी का कम माइनस है, किसी का बोलो क्या है? ज्यादा माइनस। तो ज्यादा माइनस का मतलब बोलो क्या? ज्यादा बाउंडेशन। फ्री करने के लिए यानी इसको 0 बनाने के लिए भी एनर्जी बोलो कैसे चाहिए? ज्यादा ही चाहिए। ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा बाउंडेशन, कम नेगेटिव मतलब कम बाउंडेशन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं इस टॉपिक से ना कुल मिला के एक बात को अब समझना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स हो, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा उसका बाउंडेशन कितना है? सब बता दो। -13.6। इसका मतलब क्या है जरा बताओगे? इसको फ्री कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 13.6। क्या एविडेंस है? तो मैं कहूंगा भाई देखो, इसको अगर 13.6 मिल गया ना तो इसका 0 हो जाएगा एनर्जी। कितना हो जाएगा बोलो? 0 हो जाएगा। और मैंने निकाल के देखा कि 0 एनर्जी इंफिनिटी में होता है। कहां पर होता है बोलो? इसका मतलब इसको 13.6 मिला तो 0 पे पहुंचेगा, 0 पे पहुंचेगा मतलब इंफिनिटी पहुंचेगा, इंफिनिटी मतलब बाउंडेशन फ्री। अरे नहीं आया आ गया। फिर आप कहिए सर चलो ये समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया, बीच की एनर्जी क्या सीन है सर? तो बीच की एनर्जी सीन है कि बीच में भी कुछ लेवल्स बने हुए हैं, बीच में भी कुछ ऑर्बिट्स हैं, लेकिन उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन उनका एनर्जी कितना है बोलो? सेकंड का -3.4, इसका -1.5, इसका -0.84 और भी 5 हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम हो जाता है फिर एनर्जी उनका। लेकिन बात समझनी पड़ेगी कि इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये कि अगर इस इलेक्ट्रॉन ने समहाउ कभी एनर्जी तो ली, पूरी 13.6 ली तो फ्री हो जाएगा, लेकिन कभी अगर 13.6 से कम ली, 13.6 से कम ली, मानो ना इतनी ली 10.2, तो ये भी बाउंड रहेगा, लेकिन बाउंडेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। अब ये कहां चला जाएगा? सेकंड लेवल पे घूमने लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हां, बाद में 3.4 और मिल गई तो टोटल हो जाएगी पूरी मिला के 13.6, बाद में फ्री हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? जोड़ के देख लो, आपने 10.2 जोड़ा तो सेकंड पे आ गया, बाद में 3.4 और जोड़ दो तो पूरा 13.6 हो गया, फ्री हो गया भाई। यही समझना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर हुआ? अच्छा मैं छोटी सी बात आपसे और पूछता हूं, मुझे बताना जरा, अगर यही मैं कैलकुलेशन करूं कि हीलियम की बजाय ऑक्सीजन बात कर लेता हूं मैं, हालांकि तो पूछने वाला नहीं, ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन कितनी है? ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन कितनी है? बताओ एक बार, बताओ एक बार। ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की बाउंडेशन बताओ, क्या एनर्जी? -0.2। बच्चे ज्यादा नेगेटिव नहीं आने चाहिए,
फॉर्मूला दोबारा लगाओ। तुमने n स्क्वायर बाय z स्क्वायर में लगा दिया, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। -870 आ रहा है। Yes, -870.4 बहुत ज्यादा आ रहा है, कम है? बहुत ज्यादा आ रहा है ना। सर पर इस बहुत नेगेटिव का मतलब क्या है? सर हद पार कर दिया। हद पार, बहुत बाउंडेशन निकाला आप लोगों ने। हाइड्रोजन की कंपैरेटिवली बहुत हाई बाउंडेशन, तो ऑक्सीजन का पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए। क्लियर होता है कि नहीं होता? क्योंकि अगर आप लोग निकाल के देखते हैं ना तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन के केस में क्या होने वाला है फर्स्ट ऑर्बिट में। अब सब बच्चों को पता है यार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। कितना बोलो? 8 है। फॉर ऑक्सीजन इट इज 8 एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट इट इज n1 ना। सो क्या आएगा जरा बताओगे? एनर्जी एट द फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 z स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर बाय में 1 स्क्वायर ना। एंड जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 64 से तो ये बहुत बड़ा नंबर देने वाले। कितना? 870.4। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बैठा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हाई बाउंड है, बताओ जरा। तो उसको फ्री होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 870.4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको इस बात की क्या गारंटी है? तुम्हें इस बात की गारंटी है कि तुम एक बार इंफिनिटी निकाल के देख लो, एक बार इंफिनिटी निकाल के देख लो। तो बोलो E एट इंफिनिटी इसका भी कितना आएगा? -13.6 भले ही 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय में इंफिनिटी का स्क्वायर करोगे आंसर तो 0 आना ना। तो इंफिनिटी में तो इसका भी 0 होता है, तो किसी -870.4 वाले को 0 करने के लिए कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी? तो जब इसको भी लाइट से हीट से एनर्जी मिल जाती है 870.4 की, तो ये बेसिकली फ्री होके बिल्कुल कौन सा रहता है? इंफिनिटी। लेकिन आपके मन में ये डाउट भी आना चाहिए कि सर अगर इसको कम एनर्जी मिला, इसको 870 नहीं मिल पाया पूरा, इसको मिला 600-700, तो ये संभावना है कि इस फर्स्ट ऑर्बिट के बाद भी कई सारे ऑर्बिट्स हैं, तो हो सकता है किसी और ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाए, और ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाए, पूरी तरीके से फ्री ना हो पाए। लेकिन इतना भी जरूर है कि 600 मिल जाने के बाद इसका बाउंडेशन उतना नहीं रहेगा जितना अभी है, वो किसी थर्ड सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा जहां पर बाउंडेशन थोड़ा सा क्या होगा कम। वो मुझे पता होना चाहिए उनकी एनर्जी कितनी, मैं बताऊं किसमें जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? हां, ऑर्बिट में फटते हैं, इलेक्ट्रॉन में फटते हैं। ऑर्बिटल्स में घूमते हैं वैसे। ये थ्योरी जो चल रही है ये ऑर्बिट्स को लेके बहुत समझा रहे हैं। लेटर ऑन बताएंगे कि ये सब कांसेप्ट वैलिड तो है, बट दीज आर वैलिड टू द ऑर्बिटल्स ना, ऑर्बिट्स पे नहीं है ये चीज। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताई थी चीज पहली क्लास के अंदर कि ऑर्बिट्स से कुछ होता ही नहीं है। लेकिन क्या करें ना, बहुत मॉडल बताया, बहुत की बहुत रिस्पेक्ट है इन चीजों को लेके, उनको ये चीज माननी पड़ेगी सारी सारी। और बताएंगे कि इन चीजों में उनका बहुत सारा कंटेंट ठीक भी था, कुछ गलतियां भी थी, वो लेटर में बताएंगे, बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इस बात से। सो गाइस मुझे एक बात बताने की कोशिश करें आप लोग, समझ में आया कुछ तुम्हें या नहीं आया समझ? पक्का? अब देखो पता है तुम्हें, मैं कल तुम्हें क्या टॉपिक कराने वाला हूँ? कल तुम्हें टॉपिक पूछने वाला हूँ जिसके ऊपर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा बताओ जरा हाइड्रोजन के किसी इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करा है। यानी सुनो क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के किसी इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट में जंप करा है? फोर्थ ऑर्बिट में। कहेगा बताओ जरा कितनी एनर्जी वाली रेडिएशन उसने अब्सॉर्ब करी है? बताओगे कितनी एनर्जी वाली रेडिएशन उसने अब्सॉर्ब करी होगी? जितना इन दोनों के बीच में अंतर है वही तो अब्सॉर्ब करा होगा। कर सकते हो? बताना जरा करने को। हाउ मच एनर्जी, ये वैसे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है लेकिन बस पूछ रहा हूँ तुमसे, हाउ मच एनर्जी है? 4th ऑर्बिट में जंप कर गया। कितना मिल गया बोलो? 4th ऑर्बिट में। अब कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, बॉडी डिटेल में हमारा टॉपिक ये वाला होगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बहुत क्लियर टॉपिक है यार, मेरे को तो लग रहा है अभी से समझ में आ जाना चाहिए कि सर हाइड्रोजन के अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बैठे तो -13.6 से बाउंड होगा सर, पक्का है ना? -13.6 से बाउंड होगा। अगर वो सेकंड में है तो कितने से बाउंड होगा? -3.4 से। और थर्ड में होगा तो कितने से बाउंड होगा? -1.51 से। और चौथे में होगा तो कितने से होगा? -0.84 से, है ना? तो और इंफिनिटी पे होगा तो बोलो कहां होगा? बोलो इंफिनिटी पे होगा तो बोलो कितना होगा सर? 0 होगा, है ना? बिल्कुल 0 मतलब बाउंडेशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो जंप करके गया बोलो कहां पर? फर्स्ट से फोर्थ पे। कहां पर बोलो? फर्स्ट से फोर्थ पे।
तो एक बात की तो गारंटी है कि जो रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब करी है, जो रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब करी है वो पूरी 13.6 तो नहीं कर पाया, तभी तो अभी भी बाउंड रहेगा ना, तभी तो अभी भी बाउंड रहेगा ना, बोलो नहीं आ रही बात समझ में? तो कितनी करी होगी उसका सवाल ये है भाई। तो इसका देखो सिंपल सा एक तरीका ये है, अगर वो फर्स्ट से फोर्थ पे चला गया, फर्स्ट से फोर्थ पे चला गया, इसका मतलब उसने इतना जो गैप है वो क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। और इस बात को मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं नंबर लाइन को देखना चाहूंगा तो नंबर लाइन में तुम्हें पता है 0 यहाँ पर होगा, -13.6 यहाँ पर होगा, -3.4 कहीं यहाँ पर होगा, -1.51 यहाँ पर होगा, माइनस का 0.84 यहाँ पर होगा। बोलो अरे होगा कि नहीं होगा बताओ जरा, माइनस का 0.84। तो कोई अगर यहाँ से वहां चला गया है तो उसमें इतना जो एनर्जी है वो क्या करा होगा, पक्का अब्सॉर्ब करा होगा। और सोचो ना -13.6 जीरो कैसे हो रहा है, 13.6 लेके तो -13.6 -0.84 पे कैसे पहुंचा होगा उसने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो क्या कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, मतलब अब्सॉर्ब कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा बोलो, अब्सॉर्ब। तो आपका सिंपल सा तरीका है कि कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी। तो मैं बोलूंगा सर जितनी चौथे लेवल पे है, माइनस में बोलो कितना, जितना फर्स्ट लेवल पे। क्या मैं सही लगा रहा हूं? मतलब इसको ऐसे याद करता हूं कि एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ अगर वो जा रहा है, फर्स्ट से फोर्थ जा रहा है, तो बोलूंगा E4 माइनस बोलो क्या, E1। तो E4 बोलो कितना, माइनस का 0.84 माइनस करूंगा माइनस का 13.6। क्या मैं सही लगा रहा हूं? अरे उधर इतनी है, उधर इतनी है, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा उधर, माइनस का 0.84। अब इतना मैथमेटिक्स तुम लोगों को आता होगा, 13.6 में से अगर तुम 0.84 को हटाओगे कितना आया, माइनस नहीं आएगा, सो प्लस का 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ जरा उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी ली, 12.76। अरे 12.76 ली इसीलिए फ्री नहीं हो पाया, अगर पूरी 13.6 लेते तो बोलो क्या होता, फ्री होता, लेकिन उससे कम ली है इसलिए अभी भी थोड़ा सा बाउंड रह गया। और थोड़ा सा बाउंड है, ज्यादा बाउंड नहीं है, फोर्थ ऑर्बिट पे बैठा है। अगर उसको कहीं से 0.84 और मिल गई ना तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जोड़ के देख लो इसके अंदर 0.84 आपका वही 13.6 का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिवांशु नहीं है समझ में? देखिए मुश्किल नहीं है ये चीज, आपको ना बहुत सिंपलीफाई तरीके से समझनी है। और ये मैंने बोला ना कि हमारा अगला टॉपिक भी यही वाला होने वाला है, इसीलिए मैंने बोला आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगला तुम्हें समझ में नहीं आता है ना। सो आपको बस ये समझना है कि आज की क्लास के बाद तुम दो चीजें निकालने में बड़े कैपेबल होने चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें सुन लीजिए। एक तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए कि वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth का मतलब होता है मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकता हूं। nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। चलो बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, प्लस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो Rn बराबर कितना 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर्स, है ना। और मुझे बताओ जरा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, तो बोलो क्या बोलोगे, लेकिन समझना पड़ेगा कि किसी भी रटना नहीं है इन वैल्यूज को, हमें समझना है कि पहले तो वो रेडियस वाला पॉइंट तो बहुत इजी है, समझते किधर रेडियस वाले पॉइंट में तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना, लेकिन एनर्जी वाले पॉइंट में नेगेटिव पॉइंट डाउट में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं पहले कह रहा हूं ना, तो आपको क्लियर पता लगेगा कि किसी भी एटम में चला जाऊं ना, किसी भी एटम में चला जाऊं तो फर्स्ट ऑर्बिट सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में बैठा हुआ है, उससे अगला वाला उससे कम नेगेटिव ऑर्बिट है, उससे अगला वाला उससे कम और नेगेटिव ऑर्बिट है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ जरा, क्योंकि जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना ज्यादा क्या है, बाउंड है, मतलब क्या है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इसका मिलेगा, उससे कम नेगेटिव इसका। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सोडियम एटम के अंदर 3 ऑर्बिट है, पहला दूसरा तीसरा, तो बताओ अगर सबसे ज्यादा बाउंडेशन किन क्यों करोगी, पहले वाले ऑर्बिट से। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी किसकी मिलेगी, पहले वाले की मिलेगी ना, नहीं आने वाला। थर्ड वालों की सबसे कम नेगेटिव मिलेगी, सबसे कम बाउंड थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन निकलना होता है ना, तो याद करो सोडियम में 2,8,1 किसी ने कभी टीचर ने कहा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्यों बोला सबसे पहले आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि आउटर शेल की एनर्जी सबसे कम नेगेटिव होगी। सबसे कम नेगेटिव का मतलब जब एनर्जी मिलेगी तो सबसे पहले उसी के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। बोलो मानते कि नहीं मानते, नहीं आया है ना। तो ये जो सिखा रहा हूं ना कि पूरा हुआ ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इतना जरूर क्लियर हो कि मैंने जो 2 बातें सिखाई, टॉपिक पूरा होता है बच्चों 2 से 3 क्लास के बाद। बोर मॉडल टॉपिक बहुत छोटा नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मुझे अभी तक ये बताना चाहिए कि 2 चीजें तो मुझे एटलीस्ट निकालनी आ गई। ये एक तो भैया रेडियस निकालना समझ जाओ, किसी भी एटम का किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल लोगे। मैं बोलूं सोडियम के सेकंड ऑर्बिट का निकालोगे ना, सोडियम का क्या रखोगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए n दो रखोगे, पिकोमीटर से आंसर निकाल दोगे। सोडियम के फर्स्ट का निकाल लेंगे, सोडियम के थर्ड का निकाल लेंगे, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल लेंगे सर। और दूसरी बात, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या बता देंगे, एनर्जी, क्योंकि मुझे बस उसके लिए बोलो क्या चाहिए, एटम जो है वो वाला इसका z, और जिस ऑर्बिट की बात करें उसका n। और यहाँ आंसर्स आएंगे नेगेटिव, क्या आएंगे बोलो, नेगेटिव का मतलब बोलो क्या है, नेगेटिव का मतलब बोलो क्या है, बाउंडेशन। और
कहाँ जीरो आएगा? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में क्या आएगा? जीरो। जीरो का मतलब क्या है? कोई बाउंडेशन है ही नहीं। क्लियर हुआ? और किसी का ज्यादा नेगेटिव आएगा, किसी का कम नेगेटिव आएगा। जिसका ज्यादा नेगेटिव आएगा इसका मतलब बाउंडेशन बोलो क्या है? ज्यादा। जिसका कम नेगेटिव आएगा उसका बाउंडेशन बोलो क्या है? कम। दिस इज क्लियर टू यू और नॉट गाइस? ये मुश्किल लगे ये चीज? सो कुछ नहीं करना है, बस ये दो फॉर्मूले ही समझने थे अभी तक जितने इधर। अगर तुम्हें बोर मॉडल में दो फॉर्मूले समझ में आ गए तो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद सारा खेल बनने वाला है। क्योंकि अगली क्लास पूरी इस पे निकलने वाली है हमारी, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में क्या बताओ कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी, ऐसे पूछेगा, निकाल देंगे। अच्छा ये बोला कि इलेक्ट्रॉन तो ना फर्स्ट से इन्फिनिटी चला गया, फ्री हो गया, कितनी ली होगी? 13.6। बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो ना फर्स्ट से सेकंड में चला गया, कितनी ली होगी? तो सेकंड में जितनी थी माइनस कर देंगे फर्स्ट का, तो डिफरेंस पता लग जाएगा, उसने अब्सॉर्ब कर लिया होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कभी उल्टा पूछेगा, देखा एनर्जी तो उसने 12.76 की अब्सॉर्ब करी है, बताओ कहां चला गया होगा? तो इसमें 12.76 जोड़ के देखूंगा, इसमें 12.76 क्या करूंगा? जोड़ के देखूंगा और देखूंगा 12.76 जोड़ने पे इसकी एनर्जी कितनी बन जाती है? माइनस का 0.84। इसका मतलब कि वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। हां मैं पूछ रहा हूं अगर बाय चांस जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ जुड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इससे वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर इस तरीके से काम करती है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स कभी नजदीक आते हैं ना, कभी नजदीक आते हैं तो वहां पर कभी भी वो जुड़ नहीं पाते। वो बताऊंगा उसका रीजन क्या है कि जब कई सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में रिपल्शन भी एक्ट कर रही होती है। तो ये एक पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इनका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पर ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन चीजों पे बात करी जाएगी, लेकिन अभी बस तुम ना जो बताया उसको पॉइंट पर फोकस कर लो कि तुम्हें रेडियस निकालना आ जाए और तुम्हें हर ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या आती है? एनर्जी। और एनर्जी नेगेटिव में आ रही है तो उसका मतलब क्या है? क्लियर है कि? और तुम्हें करना क्या है ना, आज ही इस चीज को घर जाके नोट डाउन करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने परसों तक इसको छोड़ा तो आपने भूल जाएंगे इस चीज को। तो घर जाके प्रैक्टिस करने के हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट में मतलब क्या है, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, इन्फिनिटी में क्या है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, फिर ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और ये समझ में आ गया कि भले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन वहां पर एनर्जी का मतलब क्या है कि वहां पर कभी इलेक्ट्रॉन आएगा अगर तो कितना बाउंडेशन उसके ऊपर होगा। होने को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्री भी हो सकता है और हो सकता है डायरेक्टली फ्री ना हो, किसी और ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाए 30 सेकंड के अंदर, डिपेंडिंग कि उसने एनर्जी कितनी ली है अभी फ्री होने की। नहीं है बस में पक्की बात है। तो पीडीएफ इसका ग्रुप में आएगा, जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं हैंड टू हैंड इसका पीडीएफ सेंड कर रहा हूं ताकि आप घर जाके इसका काम कर लो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना नहीं है कि आप लोग बाद में करें, ठीक है? सो मैं इसका हैंड टू हैंड पीडीएफ आपको भेज रहा हूं। दूसरी बात, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं, कौन बच्चे ऐड नहीं है, आप दोनों ऐड नहीं है, आप लोगों को बस जाते हैं मुझसे मिलते हुए जाना, ठीक है? अभी ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना। बाकी जाओ मैथ्स वाले ग्रुप में बैठेंगे, आप दोनों बच्चे रुक जाना, आपको